Hello students, today we will be discussing the remaining application या दूसरे शब्दों में बोलें combined application of mesomeric hyperconjugation and inductive effect। dominating factor सबसे ज़्यादा कौन सा होगा? रेजोनेंस, फिर हाइपरकॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। और रेजोनेंस में भी एरोमेटिसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्या करता है? डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। बिकॉज एरोमेटिसिटी में ये चीज़ बता रखी है कि एरोमेटिसिटी के कारण कंपाउंड या स्पीशी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करता है, मतलब स्टेबल से भी और बहुत ज़्यादा अच्छा स्टेबल स्पीशी या कंपाउंड हो जाता है। अब अपन लास्ट क्लास में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन कंसिडर कर रहे थे, तो अपना जो क्वेश्चन है जहाँ से स्टार्ट करेंगे वो यहाँ से स्टार्ट होता है। कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बोकेटाइन्स। इन कैटाइन की स्टेबिलिटी कंसिडर करो। अब पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूं मैं। फिनाइल कैटाइन बेटा, फिनाइल कैटाइन हाईली अनस्टेबल होता है। इससे अपने पास अगर अपन बात करें CH3 CH2 कैटाइन, यही ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, और CH3O CH पॉजिटिव चार्ज और CH3 ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ये जो फिनाइल कैटाइन है इसमें एम्प्टी ऑर्बिटल कौन सा होगा? sp2, क्योंकि p ऑर्बिटल तो पाई बॉन्ड बनाने में काम में आ रहा है, तो एम्प्टी ऑर्बिटल कौन सा है? sp2। तो जो फिनाइल कैटाइन है, ये फिनाइल कैटाइन हाईली अनस्टेबल होता है, ये कभी भी अपन बनाने की कोशिश नहीं करते। फिर इस वाले में अपन इथाइल कार्बोकेटाइन में मिथाइल का कौन सा इफेक्ट लिखेंगे कि भाई ये +H और +I देकर क्या कर रहा है? स्टेबलाइज कर रहा है। जबकि लास्ट क्लास में आपको बताया था सबसे जोरदार इफेक्ट कौन सा होगा? जब सामने वाला कोई क्या करे? लोन पेयर पहुंचाकर ऑक्टेट कंप्लीट कर दे। जैसे ही पड़ोसी एटम पर लोन पेयर नजर आ जाए सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। जैसे सेकंड क्वेश्चन, इसी को देखते हुए एक ऐसा बनाते हैं। यहाँ पर पाई बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये पाई बॉन्ड इधर और ये ऑक्सीजन एटम का लोन पेयर इसे फैसिलिटेट कर देगा। और पॉजिटिव चार्ज इस वाले कार्बन एटम पर, और यहां पर ये पाई बॉन्ड। इसकी स्टेबिलिटी इस वाले कैटाइन से ज़्यादा है, क्योंकि ये जब भी पॉजिटिव चार्ज चलाएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये बैकअप चलाएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऑक्सीजन अपना लोन पेयर कभी भी दे नहीं पाएगा। यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, और अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चलाई तो पॉजिटिव चार्ज इस वाले कार्बन एटम पर चला गया। पर ऑक्सीजन एटम का लोन पेयर डोनेटिंग पोजीशन पर कभी भी नहीं आया कैटाइन को। OCH3 का फायदा नहीं मिला, जबकि यहां पर जैसे ही अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे, और ये बन जाएगा OCC टाइप। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि लोन पेयर देने वाला अगर लोन पेयर वहां तक पहुंचा देगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी? काफी ज्यादा बढ़ जाएगी कैटाइन की। जैसे थर्ड इफेक्ट लिखें, CH2 पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर मैंने NH2 जोड़ दिया, तो NH2 वाले की स्टेबिलिटी OCH3 वाले से ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि लोन पेयर नाइट्रोजन एटम का देना आसान हो जाएगा। +M इफेक्ट पर बात करें तो +M इफेक्ट नाइट्रोजन एटम का NH2 वाले का OMe वाले से क्या होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ऑक्सीजन एटम से क्या आ रही है? कम आ रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर अपन कहेंगे कि नाइट्रोजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, तो +M इफेक्ट किसका होगा? नाइट्रोजन का ज़्यादा होगा। फिर OCH3 के बाद यहाँ पर अपन CH3 यूनिट जोड़ेंगे +H वाली। यहाँ ध्यान दो, पूरा का पूरा नजर आ रहा है। CH2 पॉजिटिव चार्ज, CH3 के बाद पुअर डोनर कौन सा हो जाएगा? CD3। क्यों? क्योंकि +H और +I, +H में कौन जीत रहा है? CH3 जीत रहा है CD3 से। क्यों? क्योंकि +H इफेक्ट जैसे ड्यूटेरियम एटम को देना है यहाँ से, और हाइड्रोजन एटम को देना है, तो ड्यूटेरियम एटम का +H इफेक्ट क्या होगा? हाइड्रोजन एटम के कंपैरिजन में वीक होगा कि नहीं होगा?
प्लस एच इफेक्ट किसका ज़्यादा होता है, ये यहाँ पर फिर वापस एक बार लिख देता हूँ कि CH3 वाले का CD3 वाले से ज़्यादा और CD3 वाले का CT3 वाले से ज़्यादा। तो अगला अपन कौन सा लिखेंगे, CT3 वाला। फिर प्लस एच ही हटा दिया अपन ने, केवल और केवल टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप जोड़ दिया। प्लस आई ओनली, अल्फा हाइड्रोजन एटम 0 हैं, इसलिए प्लस एच कांट शो। ये चीज़ ध्यान रखना। प्लस एच क्यों नहीं दिखा रखा, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन एटम यहाँ पर क्या है, 0 है। तो यहाँ से केवल और केवल कौन सा इफेक्ट आएगा, प्लस आई आएगा इसका। फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दूंगा तो स्टेबिलिटी और डिक्रीज हो जाएगी। और फिर और जबरदस्त इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दिया NO2। ये -M और -I से भयानक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। हैलोजन के केस में कौन सा कंसिडर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, -I इफेक्ट। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ता जाऊंगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। फोर्थ, जेई मेन प्रीवियस ईयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। बेंजाइल कार्बोकेटाइन यहाँ पर CH3, इथाइल ग्रुप बेंजाइल कार्बोकेटाइन पे पैरा पोजीशन पे, आइसोप्रोपाइल ग्रुप, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। अब ऐसा लगता है जितना बड़ा एल्काइल ग्रुप उतना ज़्यादा प्लस आई मत देख लेना भैया। पहले कौन सा इफेक्ट देखना है, हाइपर कॉन्जुगेशन। अल्फा हाइड्रोजन एटम यहाँ पर कितनी है, 3। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन एटम कितनी नजर आ रही है, 2। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन एटम कितनी नजर आ रही है, 1। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन एटम कितनी नजर आ रही है, 0। तो ये ग्रुप केवल और केवल कौन सा इफेक्ट शो करेगा, प्लस आई ओनली। जबकि यहाँ पर इस एक अल्फा हाइड्रोजन एटम होने के कारण इस ग्रुप का कौन सा इफेक्ट आएगा, प्लस एच, और प्लस एच के साथ प्लस आई। यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन एटम 2 होने के कारण इधर से कौन सा इफेक्ट लगेगा, प्लस एच और प्लस आई। और यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करेगा, प्लस एच और प्लस आई। सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग प्लस एच इफेक्ट किसका है, फर्स्ट वाले का। तो जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो इस तरीके से आएगा, जितनी ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम उतना ही ये इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई करेगा और ऑर्थो पैरा पोजिशन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन डेंस बनाएगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंस बनाएगा तो कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, CH2 की तरफ पहुंच जाएगी। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप उतनी ज़्यादा कार्बोकेटाइन की क्या होगी, स्टेबिलिटी। एक बार नोट कीजिए पूरा। फिफ्थ एग्जाम्पल, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस बार ग्रुप्स को मेटा पोजीशन पर धकेल दिया। साथ के साथ लिखते चला करो, जब मेरा बोर्ड पर हाथ चल रहा है तो आप भी तुरंत इन एग्जाम्पल्स को कॉपी कर लिया करो।
ठीक है। अब ये चीज हमेशा ध्यान रखना, फ्रॉम मेटा पोजीशन ओनली इंडक्टिव इफेक्ट इज एप्लीकेबल। केवल इंडक्टिव इफेक्ट एप्लीकेबल होता है मेटा पोजीशन से। प्लस एम और प्लस एच कोई फर्का नहीं डालते हैं। अगर अपन यहां से इसका प्लस एम इफेक्ट कंसिडर करें कि ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया, तो लोन पेयर देकर क्या करेगा ऑक्सीजन एटम, इससे जुड़ी हुई पैरा और इससे जुड़ी हुई ऑर्थो पोजीशन को क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन रिच बनाएगा। तो इससे जुड़ी हुई ऑर्थो और पैरा पोजीशन को इलेक्ट्रॉन रिच बनाएगा, मेटा पोजीशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो प्लस एम कंसिडर नहीं करेंगे, इसका कौन सा कंसिडर करेंगे, माइनस आई। इंडक्टिव इफेक्ट में माइनस आई वाला है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग खींचेगा। मिथाइल ग्रुप प्लस एच से देगा, तो प्लस एच से इससे जुड़ी हुई ऑर्थो और पैरा पोजीशन को देगा। मेटा पोजीशन पे प्लस एच इफेक्ट नहीं लगाएगा, तो केवल और केवल क्या देखेंगे, प्लस आई। क्लोरीन एटम फिर वापस कौन सा इफेक्ट देखेंगे, इसका तो माइनस आई देखा जाता है। और NO2 का विड्रॉइंग इफेक्ट केवल और केवल माइनस आई लगेगा। क्यों, क्योंकि खींचेगा तो इससे जुड़ी हुई ऑर्थो और पैरा पोजीशन से विड्रॉ करेगा। तो इसे अगर A, B, C और D बोल दिया, तो जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो सबसे ज्यादा किसका आएगा, B का, फिर A, फिर C और फिर D, क्योंकि माइनस आई नेचर ऑफ OCH3 से ज़्यादा माइनस आई नेचर क्लोरीन का, और क्लोरीन से माइनस आई नेचर ज़्यादा किसका होगा, NO2 का। और जबकि CH3 ग्रुप है, CH3 ग्रुप का तो कौन सा इफेक्ट आएगा, प्लस आई। और प्लस आई स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे, और जो जितना ज़्यादा माइनस आई होगा वो स्टेबिलिटी क्या करेगा, उतनी डिक्रीज कर देगा। अब आती है बात फिर वापस मेटा पोजीशन पे A, B और C पर। प्लस आई देखेंगे तो प्लस आई CH3 से ज़्यादा CD3 का, और CD3 से ज़्यादा प्लस आई CT3 का। मेटा पोजीशन से कौन सा इफेक्ट देखा जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट। ये एक बहुत बड़ी बात है, मेटा पोजीशन से और दूसरा कोई इफेक्ट कंसिडर नहीं करेंगे। कौन सा इफेक्ट कंसिडर करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट। तो जो स्टेबिलिटी है वो A से ज़्यादा, B से ज़्यादा, C की आ जाएगी इस क्वेश्चन में, 6th वाले में स्टेबिलिटी ऑर्डर ही आ जाएगा। फिर यहाँ पे मेटा पोजीशन है, मिथाइल का प्लस आई, इथाइल का प्लस आई और टर्शरी ब्यूटाइल का प्लस आई। सबसे ज़्यादा प्लस आई टर्शरी ब्यूटाइल का है, तो जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है फिर वापस क्या आ जाएगा, CBA। करें अटेम्प्ट यहाँ तक। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी। अब ऑर्थो, मेटा और पैरा पर बाइफरगेट कर दिया ग्रुप्स को। एक बार ऑर्थो पर मिथाइल लगाया, एक बार मेटा पर, और एक बार पैरा पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप लगाया। अब इससे इफेक्ट देखेंगे। मिथाइल ग्रुप ऑर्थो पोजीशन से अगर प्लस H देगा तो मिथाइल से जुड़ी हुई, इस मिथाइल से जुड़ी हुई ऑर्थो और पैरा पोजीशन ये वाली है, तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी, और यहां पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी। तो अगर ये मिथाइल ग्रुप यहां से प्लस H इफेक्ट लगाएगा तो ये वाली पोजीशन डेल नेगेटिव, ये वाली पोजीशन डेल नेगेटिव, और ये वाली पोजीशन डेल नेगेटिव बनेगी। डेल नेगेटिव बनेगी तो इधर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इस CH2 वाले कार्बन एटम की तरफ जाएगी। तो प्लस H इफेक्ट कंसिडर करेंगे और प्लस आई देखेंगे। मेटा पोजीशन से केवल कौन सा इफेक्ट लगेगा, प्लस आई ओनली। और यहां पर पैरा पोजीशन से भी ये इसकी ऑर्थो और ये इसकी ऑर्थो और ये पैरा, यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर की तरफ देगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो यहां तक पहुंच जाएगी। तो फिर प्लस H भी कंसिडर करूंगा और प्लस आई भी कंसिडर करूंगा। खास बात ये भी प्लस H प्लस आई, ये भी प्लस H प्लस आई। प्लस H बराबर होगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन से। यहां पर प्लस आई कौन सी कंडीशन में है, स्ट्रॉन्ग, दूर जाने पर प्लस आई मीडियम, और दूर जाने पर प्लस आई कौन सी कंडीशन में पहुंच जाएगा, वीक। तो ये चीज ध्यान रखना, H एंड M आर नॉट अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस
ऑर्थो और पैरा पोजीशन से सेम लगेगा एम इफेक्ट और आई इफेक्ट, जबकि इंडक्टिव इफेक्ट अपन जानते हैं इनवर्स फंक्शन होता है डिस्टेंस का। जैसे ही दूर जाएगा बहुत तेजी से इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, गिरेगा। डिस्टेंस कम है, इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है। बट एम और एच इफेक्ट जो है वो ऑर्थो पर जितना लगेगा उतना ही किस पर लगेगा, पैरा से लगेगा। पर इंडक्टिव इफेक्ट में ऐसा नहीं है। इंडक्टिव इफेक्ट ऑर्थो वाले से क्या होगा, मेटा वाले से ऑर्थो इफेक्ट, और पैरा वाले से पोजीशन से क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये नोट डालकर बात लिखना। तो यहां पर ये वाला अपने लिए जो ग्रुप है प्लस एच और प्लस आई स्ट्रॉन्ग के साथ, ये बनता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इन सब में सबसे बढ़िया। फिर ये सबसे वीक बन रहा है क्योंकि प्लस आई से दे रहा है केवल, और जबकि ये प्लस एच और प्लस आई से, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या मांगेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है मीडियम, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बन रहा है स्ट्रॉन्ग, और ये इन तीनों में सबसे वीक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है ए ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी आएगा। ए की जब से ज्यादा, फिर बी और फिर सी। ये ए है, ये बी कैटायन और ये सी कैटायन। अब इसको अप्लाई करके थोड़ा सा एक बार इन 3 क्वेश्चनों पर ध्यान दो। अब देखो बाकी का पोर्शन मिटा देता हूं मैं, नोट तो कर लिया ना। इलेवेंथ एग्जाम्पल है। अब यहां पर देखें तो ये ऑक्सीजन एटम यहां से प्लस एम इफेक्ट लगाएगा, तो ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन को फैसिलिटेट करेगा। मतलब ऑर्थो पोजीशन से भी एम और एच इफेक्ट देखा जाएगा। ये कौन सा ग्रुप हो गया, प्लस एम ग्रेटर देन माइनस आई। ये तो यूं बात हो गई, 100 रुपए आ गए और 10 रुपए छिन गए। क्यों, क्योंकि माइनस आई क्या है, विड्रॉइंग नेचर है। फिर यहां से केवल और केवल माइनस आई लगेगा। माइनस आई जैसे -8 रुपए छिन गए। -8 रुपए क्यों गिन रहा हूं मैं यहां पर, क्यों, क्योंकि यहां पर -10 रुपए लिखा है। तो ऑर्थो वाले से मेटा पोजीशन पर क्या होगा, माइनस आई कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर यहां पर ऑर्थो पोजीशन पैरा पोजीशन से भी कौन सा गिनूंगा, प्लस एम ग्रेटर देन माइनस आई। और माइनस आई ऐसा होगा कि 5 रुपए का लॉस हो गया, और प्लस एम 100 रुपए का फायदा। 100 रुपए का फायदा, 5 रुपए का लॉस, टोटल फायदा 95 का। यहां पर केवल लॉस ही लॉस, कितने रुपए का, 8 रुपए का। यहां पर लॉस कितने रुपए का, 90 रुपीज का। लॉस नहीं, फायदा। तो सबसे बढ़िया इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन बन गया, माइनस आई यहां पर क्या है, वीक। यहां पर माइनस आई क्या है, मीडियम। और यहां पर माइनस आई क्या है, स्ट्रॉन्ग। तो प्लस एम के साथ साथ यहां पर अपन देखेंगे माइनस आई लिमिटिंग फैक्टर होगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है ये ए है, बी और सी। सबसे ज्यादा फायदा कहां पर आ रहा है, सी वाले में। ये बन रहा है अपने लिए माइनस आई वीक होने के कारण ये सबसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बन रहा है स्ट्रॉन्ग, जबकि ये बन रहा है अपने लिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये भी, पर कैसा बन रहा है, मीडियम। और जबकि ये अपने लिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बन रहा है वीक। वीक को इंडक्टिव इफेक्ट से खींचने वाले को वीक बोला जाएगा। तो जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है 9th का वो क्या आ जाएगा, सी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन बी। हेलोजन के केस में बहुत ही आसान हो जाता है। माइनस आई पास में होने के कारण स्ट्रॉन्ग, माइनस आई मीडियम, माइनस आई वीक। जितना वीक विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा, सी बी ए। हेलोजन के केस में केवल और केवल कौन सा इफेक्ट देखा जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट देखा जाएगा।
अब यहां पर फिर वापस दिक्कत है, NO2 जो है ऑर्थो पोजीशन से -m माइनस आई, मेटा पोजीशन से केवल माइनस आई, और NO2 ऑर्थो पैरा पोजीशन से भी -m और माइनस आई। -m और माइनस आई का मतलब ये हो गया -100 रुपये और -10 रुपये, यहां पर केवल -8 रुपये, और यहां पर -100 रुपये और -5 रुपये। सबसे ज्यादा नुकसान कहां पे हो रहा है? ए वाले में। -i कौन सी पोजीशन पर है? स्ट्रॉन्ग, -i मीडियम और -i वीक। तो सबसे स्टेबल कौन सा हो गया? बी, फिर सी और फिर ए, 11th वाले का आंसर। ठीक है, इस तरीके से लिखना कि बी वाला केवल और केवल कौन सा दिखा रहा है? -i ओनली, जबकि सी वाले में -m भी है और -i है, बट -i वीक है, जबकि ए वाले में -m भी है और -i भी है, और -i कौन सी पोजीशन पर है? स्ट्रॉन्ग। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये क्या बन गया? सबसे स्ट्रॉन्ग। और जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की उतनी कम आ जाएगी। और ये अपने लिए -i ओनली से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या है? वीक। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वीक है तो स्टेबिलिटी क्या है? ज्यादा। करो नोट करो पूरा ये वाला, पूरा नोट करो। आ रही बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 12, फिफ्टीन तक ही लिखा है, क्योंकि उसके बाद कुछ थ्योरी आपको कार्बोकेटाइन के अंदर मैं पढ़ाऊंगा। यहां पर तो अपन जानते हैं एंगल स्ट्रेन जितना कम होगा उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम पर हाइब्रिडेशन क्या है? sp2। रिक्वायर्ड बॉन्ड एंगल कितना है? 120 डिग्री। अवेलेबल एंगल कितना है हमारे पास? 60 डिग्री। तो सबसे ज़्यादा एंगल स्ट्रेन किस में आएगा? फर्स्ट वाले में। तो एंगल स्ट्रेन क्या होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के। और मैंने बताया था जब रिंग साइज डिफर कर रही हो सबसे पहले कौन सा फैक्टर यूज करना? एंगल स्ट्रेन वाला। तो जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है जिसमें जितना कम एंगल स्ट्रेन उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन एटम सब पर बराबर है। अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर भी 4 है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर भी 4 है, बट 6 मेंबर्ड रिंग वाला क्या होगा? सबसे कम एंगल स्ट्रेन में होगा। सबसे कम एंगल स्ट्रेन में होगा तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी DCBA आ जाएगी। फिर वही अल्फा हाइड्रोजन का कंसेप्ट है। यहां पर अल्फा हाइड्रोजन एटम कितने नजर आ रहे हैं? यहां के 2, यहां के 2 4 और यहां का 1। कितने अल्फा कार्बन है? 3। तो 2 और 2 4 और 1 5। यहां पर अल्फा हाइड्रोजन एटम कितने हैं? यहां के 3, यहां के 3 और यहां का 1। अल्फा हाइड्रोजन एटम कितने आ गए? 7। स्टेबिलिटी क्या ऑर्डर आएगा?
B greater than A. More the number of alpha hydrogen atom, more will be the stability. स्टेबिलिटी पहले वाले की कई गुना ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ से कौन सा इफेक्ट आ रहा है, डांसिंग रेजोनेंस, मत भूल जाना। जबकि यहाँ पर तो क्या है, एंगल स्ट्रेन, ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल कैटायन है, कभी फॉर्म नहीं होगा। अब यहाँ पर ये ब्रिज हेड कार्बन एटम, आपको बाइसाइक्लो की नेमिंग पढ़ाई थी, ब्रिज हेड कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ब्रिज हेड कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इस कार्बन एटम पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp2। sp2 तो ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए, ट्राइगोनल प्लेनर, और वो यहां पर एक्वायर ट्राइगोनल प्लेनर BHC पे नहीं आ सकती। तो ये अपने लिए बेटा काफी ज्यादा अनस्टेबल कार्बोकेटायन है ड्यू टू ब्रेड्स रूल। अभी अपन इसको समझाएंगे कि ब्रिज हेड पे बेटा कभी भी प्लेनरिटी यहां पर नहीं आ सकती, जबकि ये अपने लिए 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, यहां पर ये वाला अपने लिए मोर स्टेबल है, क्योंकि ब्रिज हेड पे नहीं है। यहां पर ये वाला कार्बोकेटायन क्या कर सकता है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री जमा सकता है, बट ब्रिज हेड पे ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री नहीं जम सकती। क्यों नहीं जम सकती, क्योंकि देखो ब्रिज बनाना है, तो जैसे ब्रिज में नीचे की तरफ बॉन्ड बनाने अपने को, ये ब्रिजिंग बना रहे हैं अपन, नीचे की तरफ बॉन्ड बनाने। अब अगर नीचे की तरफ बॉन्ड बनाने, नीचे एक ब्रिज के रूप में पूरा का पूरा 3 मेंबर्ड रिंग, यहां पर इधर 3 रिंग अपने को यहां पर बनानी है, तो ये वाला कार्बोकेटायन अगर यहां पर ब्रिज हेड पे बनता है तो ये प्लेनर हो जाएंगे, और प्लेनर हो जाएगा सिस्टम तो अनस्टेबल हो जाएगा सिस्टम, टूट जाएगा ब्रिज, या ब्रिज पे पॉजिटिव चार्ज पॉसिबल नहीं है। इस फंडे को क्या बोलता है, ब्रेड्स रूल बोलते हैं। ब्रेड्स ने सबसे पहले वाली चीज देखी थी कि जो ब्रिज हेड कार्बन एटम है या ब्रिज हेड एटम है वो कभी भी sp2 या sp ज्योमेट्री एक्वायर नहीं करता है। तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे, ब्रेड्स रूल। ब्रेड्स रूल क्या कहता है, ब्रिज हेड कार्बन एटम कैन नॉट एक्वायर sp2 या ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री until one of its base ring size is having more than 8 or 8 atoms, या तो 8 हो या 8 से ज्यादा हो, 8 और मोर देन 8 एटम्स, हैविंग 8 और मोर देन 8 एटम्स। ये ब्रेड्स रूल है। अब इसका मतलब क्या है, देखो यहां पर मैं बात बताऊं, यहां पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है, यहां पर रेडिकल अनस्टेबल है, यहां पाई बॉन्ड नहीं आ सकता, और ब्रिज हेड वाले का लोन पेयर नॉन कॉन्जुगेटेड है। 4 बातें आपको मैं यहां पर बता रहा हूं। पहली बात ये जो है, ये अपन क्या लिखेंगे, अनस्टेबल कार्बोकेटायन, यहां पर लिखेंगे अनस्टेबल कार्बन फ्री रेडिकल। क्यों, क्योंकि रिंग साइज 6 कार्बन एटम का है, बड़ी से बड़ी रिंग ढूंढेंगे तो कितने कार्बन एटम आ रहे हैं, 6 कार्बन एटम आ रहे हैं। कम से कम रिंग में कितने कार्बन एटम होने चाहिए, 8 या मोर देन 8। अभी इसको भी समझाऊंगा आपको एग्जांपल के साथ कि 8 या 8 से ज्यादा होने पर ये वाली चीज पॉसिबल है, ये अनस्टेबल है। सेकेंड वाला, थर्ड वाली चीज, यहां sp2 नेचर नहीं आ सकती, प्लेनर नहीं हो सकता, नीचे की तरफ बॉन्ड बने हुए हैं तो टेट्राहेड्रल शेप पाई बॉन्ड के साथ नहीं आ सकता, ये चीज अनस्टेबल है। और ये जो लोन पेयर है फोर्थ वाले में, ये लोन पेयर यहां पर मूव नहीं कर सकता है, ये नॉन कॉन्जुगेटेड लोन पेयर है। ये जो लोन पेयर है ये कैसा होगा, नॉन कॉन्जुगेटेड लोन पेयर। नॉन कॉन्जुगेटेड लोन पेयर क्यों है, क्यों, क्योंकि अगर रेजोनेंस कर लिया और पाई बॉन्ड बनाया यहां पर तो sp2 ज्योमेट्री है, और ये अपने लिए क्या होगा, इनवैलिड RS।
ड्यू टू स्टेरिक रीजन। पाई बॉन्ड कभी भी ब्रिज हेड पर नहीं बन सकता क्योंकि रिंग साइज इसमें भी कितनी नजर आ रही है, एट मैक्स कितनी है 6। क्या चीज स्टेबल होगी उसे बताते हैं, एक बार पूरा नोट कराइए। तो ब्रिज हेड कार्बन एटम पर sp2 ज्योमेट्री पॉसिबल नहीं है। कब पॉसिबल है? 5th वाले में। यहां पॉजिटिव चार्ज रख सकते हैं, ये दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर बेस रिंग साइज एक रिंग कितने की है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन एटम की सिंपली फ्यूज्ड रिंग्स है। तो अपने को नजर आ रहा है कि ये प्लेनर हो सकता है और ये बॉन्ड एंगल कितना हो सकता है? 120 डिग्री का। तो ये वाली चीज पॉसिबल है, ये बना सकते हैं। स्टेबल इन दी सेंस रिलेटिवली स्टेबल, ये चीज ध्यान रखना। स्टेबल मतलब कार्बोकेटाइन को स्टेबल नहीं बोल सकते, रिलेटिवली उससे ज्यादा स्टेबल होगा। फिर यहां पाई बॉन्ड बन सकता है, फिर यहां रेडिकल भी आ सकता है, फिर यहां पाई बॉन्ड बना सकते हैं, sp2 नेचर आ सकती है। बेस रिंग बड़ी है अपने पास, यहां वाले नाइट्रोजन एटम का लोन पेयर भी रेजोनेंस में आ सकता है। कॉन्जुगेटेड लोन पेयर, नाइट्रोजन एटम्स लोन पेयर क्या होगा? कॉन्जुगेटेड टाइप आ जाएगा। 9th पोर्शन बेस रिंग साइज वाली चीज समझा रहा हूं। बेस रिंग साइज कैसे? जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाली चीज भी अपन क्या बोल सकते हैं? स्टेबल बोल सकते हैं रिलेटिवली। बेस रिंग साइज यहां गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां पर बेस रिंग साइज गिने तो इस तरीके से ये जो अपन 5 to 9 लिख रहे हैं, ये सारी चीज क्या है? स्टेबल है। पर 10th वाला पोर्शन जैसे ये लिख दें, ये अपने लिए क्या होगा? हाईली अनस्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि ये कभी भी sp2 नेचर यहां पर नहीं आ सकता, क्योंकि बेस रिंग साइज 1 2 3 और 4 कार्बन एटम से ज्यादा नहीं आ सकते बाइसाइक्लो कंपाउंड्स। फिर यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज, ये अपने लिए हाईली अनस्टेबल है। पॉजिटिव चार्ज हो या रेडिकल हो, पॉजिटिव चार्ज हो या रेडिकल हो। एनायन आ सकता है क्योंकि एनायन sp3 नेचर का है। पर ये 3 डिग्री होने के कारण नहीं है, बट ये आ सकता है क्योंकि यहां पर हाइब्रिडेशन क्या है? sp3। ठीक है, दिस कैन फॉर्म रिलेटिवली बन सकता है। लिखो जल्दी से 12th को, नोट करो पूरा। तो ये तो बात हो गई हमारे पास कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को लेकर।
अब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बाद सेकंड जो हमारे पास है एप्लीकेशन, दैट इज स्टेबिलिटी कंपैरिजन ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। यहां पर डोमिनेटिंग इफेक्ट, कोई डांसिंग रेजोनेंस नहीं आएगा, कोई ऑक्टेट कंप्लीट वाला नहीं आएगा, MHI डोमिनेंस इस तरीके से लगानी है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बन फ्री रेडिकल देखो यहां पर एक ही ऑर्डर में अपन खींच देंगे, जितना ज़्यादा रेजोनेंस उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। ये मत भूल जाना कि बेंजाइल कार्बोकेटाइन बेंजीन रिंग से रेजोनेंस चल जाती है कार्बन फ्री रेडिकल पे, ऑड इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड रेजोनेंस, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन ऑर्थो वाले के फेवर में। बेंजाइल फ्री रेडिकल डॉट कहाँ पहुँच जाएगा, ऑर्थो पर, यहाँ पर पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड। अब इसमें से दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन आकर यहाँ पाई बॉन्ड बना लेगा और फिर ये और सो ऑन, पहले आपके पास लिखा हुआ है। तो यहाँ से कौन सा इफेक्ट गिनूंगा मैं, +R, तीन तरफ से +R, तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा। फिर कितनी बेंजीन रिंग लगा दूँ, दो तरफ से, देन वी हैव Li। ये अपने पास फर्स्ट ऑर्डर आ गया स्टेबिलिटी का। जितना ज़्यादा +R इफेक्ट लगेगा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा। यहाँ पर दो तरफ से +R, यहाँ पर एक तरफ से +R, और विनाइल और एलाइल में ज़्यादा +R किसका होगा, फिनाइल वाले का, +R एलाइल वाले से क्या हो जाएगा ज़्यादा। सेकेंड CH3 डॉट CH3 इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, CD3 डॉट, क्यों, क्योंकि ड्यूटेरियम एटम का +H इफेक्ट क्या होता है, हाइड्रोजन एटम से कम होता है। +H और +I गिनेंगे तो इस तरीके से स्टेबिलिटी ऑर्डर निकलेंगे, CD3 वाला और CD3 वाला CT3 वाले से डॉट, करो नोट करो। थर्ड ऑर्डर जो है हमारे पास, यहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं है। आप टर्शरी ब्यूटाइल वाले से बेंजाइल वाले को, बेंजाइल वाले से और फिर अल्फा हाइड्रोजन एटम के अकॉर्डिंगली जमा सकते हो। यहाँ पर रेजोनेंस को अपन सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे। बेंजाइल कार्बोकेटाइन अल्फा हाइड्रोजन एटम 9 वाले से क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा, +R इफेक्ट डोमिनेटिंग है। वो एक्सेप्शन केवल कहाँ पर आता है, कार्बोकेटाइन वाले केस में। फिर वही बात है, 3 डिग्री एलाइल है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप का +H+I, इधर से +H+I और इधर से +R इफेक्ट, तो इसकी स्टेबिलिटी 2 डिग्री एलाइल वाले से ज़्यादा, क्योंकि इधर से +H+I, इधर से +R, और फिर इसकी स्टेबिलिटी 1 डिग्री एलाइल से ज़्यादा, केवल और केवल इधर से कौन सा इफेक्ट है, +R। तो ये चीज़ ध्यान रखना, 3 डिग्री एलाइल कार्बन फ्री रेडिकल, 2 डिग्री एलाइल कार्बन फ्री रेडिकल, 1 डिग्री एलाइल कार्बन फ्री रेडिकल। और अनस्टेबल कौन सा होगा, डबल बॉन्ड पर आ जाए तो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन कौन से में पड़ा होगा, sp2 में, क्योंकि p ऑर्बिटल तो किस में काम आ रहा है, पाई बॉन्ड बनाने में।
तो विनाइल कार्बन फ्री रेडिकल है, ये अपने लिए क्या होगा, अनस्टेबल। विनाइल डबल बॉन्ड वाले को क्या बोला जाता है, विनाइल बोला जाता है। तो विनाइल कार्बन फ्री रेडिकल काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होगा। फिर ब्रेड्स रूल वाला अपन यहाँ पर लिख लें, ये अपने लिए काफ़ी अनस्टेबल है। ये 3 डिग्री है और ये 2 डिग्री है, पर रिलेटिवली ये अपने लिए ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि ब्रिज हेड पे नहीं है। ये ब्रिज हेड पे होने के कारण कौन सा रूल लग जाएगा, ब्रेड्स रूल। आ रही है बात समझ में, करो नोट। CH बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी रेडिकल पर ही डिपेंड करती है। रेडिकल ऑड इलेक्ट्रॉन है तो ऑड इलेक्ट्रॉन ना 4n+2 से इक्वेट हो सकता है ना 4n से इक्वेट हो सकता है। तो रेडिकल वाली सी एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक वगैरह वाला कोई फंडा यहाँ पर नहीं एप्लीकेबल होगा। फिर वही चीज़ है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इलेक्ट्रॉन देने वाला सिस्टम क्या करेगा, EDG स्टेबिलिटी को बढ़ा देंगे बेंजाइल वाले में, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर अपन ने लगा दिए यहाँ पर बेंजीन रिंग से तो वो बेंजाइल फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देंगे। 9th 1 डिग्री बेंजाइल से 2 डिग्री वाला ज़्यादा स्टेबल, CH2 डॉट से ज़्यादा स्टेबल जब एक बेंजीन रिंग CH और एडिशनल CH3 जोड़ दें, क्योंकि इसका इधर से क्या होगा, +H और +I आ जाएगा। 2 डिग्री बेंजाइल कार्बन फ्री रेडिकल, ये 1 डिग्री बेंजाइल कार्बन फ्री रेडिकल, और इससे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, 3 डिग्री, जब कार्बन पे डॉट आ जाए और दो तरफ मिथाइल ग्रुप लगा दो, दो तरफ मिथाइल ग्रुप, दो तरफ से क्या आने लगेगा, +H और +I। और कार्बन फ्री रेडिकल कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में जितनी तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ूंगा स्टेबिलिटी उतनी ही क्या होगी, बढ़ जाएगी। टेंथ क्वेश्चन वही CH3 CD3 CT3 बेंजाइल फ्री रेडिकल पर +H इफेक्ट सबसे ज़्यादा किसका होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर ये आ जाएगा। क्यों, क्योंकि मिथाइल का कौन सा, +H +I +H +I +H +I, तो तीनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, पर सबसे बढ़िया कौन सा है, +H इफेक्ट मिथाइल ग्रुप का। फिर 11th वाला क्वेश्चन, OCH3 वाले का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट CH3 वाले से ज़्यादा, CH3 वाले का CD3 का CT3 वाले का +I लगेगा केवल यहाँ पर। फिर क्लोरीन एटम का -I, और फिर NO2 का -M और -I। स्टेबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। वही ERG वाली नेचर है, +M +H +I +H +I +H +I ओनली, अल्फा हाइड्रोजन 0 है। फिर हेलोजन में -I और NO2 में -M और -I। जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रेडिकल की स्टेबिलिटी उतनी ही कम हो जाएगी। करो एक बार पूरा नोट कीजिए।
ये फैन ऑफ करा देना है ना। नेक्स्ट पोर्शन इज वी आर डिस्कसिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, और यहाँ पर वही सिस्टम चल रहा है जो कार्बोकेटाइन का है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर तो डिस्कस कर लिया। स्टेबिलिटी ऑर्डर के बाद मेन फोकस जो है हमारा वो है CH बॉन्ड एनर्जी पर। CH बॉन्ड एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी है। CH बॉन्ड इस तरीके से अपन ने क्या करा, एनर्जी दी और बॉन्ड को होमोलिटिकली तोड़ दिया। खास बात यह है कि जो ब्रेकिंग है वो कौन सी है, होमोलिटिकली ब्रेकिंग। होमोलिटिकली वी हैव ब्रोकन द बॉन्ड इन विच कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन एटम विड्रॉज देयर ओन इलेक्ट्रॉन्स। तो H डॉट के रूप में निकलेगा और कार्बन एटम निकलेगा C डॉट के रूप में। अब C डॉट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी ही ज़्यादा अपने को क्या मिलेगी, जितना स्टेबल उतनी कम एनर्जी अपने को देनी पड़ेगी इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो जो CH की जो बॉन्ड एनर्जी है वो कैसे डिफाइन करेंगे, हाइड्रोजन हटा के रेडिकल बना देंगे और रेडिकल की स्टेबिलिटी कंपेयर कर देंगे। तो जैसे अपने पास CH3 CH CH3 और CH3 है, यहाँ पर अपन ने एनर्जी दी और इसको यहाँ पर बॉन्ड को तोड़ दिया होमोलिटिकली। CH3 C डॉट CH3 और CH3, आ रही बात समझ में। और यहाँ पर CH3 और H, इसको भी एनर्जी सप्लाई करके तोड़ दिया CH3 डॉट के अंदर, प्लस H डॉट प्लस H डॉट। यहाँ पर जो एनर्जी लगी बॉन्ड तोड़ने के लिए दैट वाज 92 किलो जूल पर मोल, और यहाँ पर एनर्जी लगी 114 किलो जूल पर मोल। डाटा हाइपोथेटिकल है, डाटा का कोई रियल सेंस में। तो यहाँ एनर्जी क्यों कम लगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन से क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा, प्लस H और प्लस I से। तो हाइपर कॉन्जुगेटिव एनर्जी कोई पूछ ले रेजोनेंस एनर्जी की तरह, तो वो कितनी आ जाएगी 114 माइनस 92, ठीक है। 114 माइनस 92 अपने लिए क्या होगी, हाइपर कॉन्जुगेटिव एनर्जी हो जाएगी, क्योंकि ये एनर्जी इतनी क्या करेगा, लॉस कर देगा ड्यू टू दी स्टेबिलिटी। तो एनर्जी बॉन्ड तोड़ने के लिए कहाँ पर कम चाहिए, जहाँ पर जितना ज़्यादा स्टेबल रेडिकल आ जाए। बस इतनी बात ध्यान रख लेना कि CH बॉन्ड एनर्जी का कंपैरिजन कैसे करना है, स्टेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्वेश्चन यहां ध्यान दो, कंपेयर द बॉन्ड एनर्जी ऑफ फॉलोइंग CH बॉन्ड्स। CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी इसमें कंपेयर करो। HA HB HC HD और HF। ये क्वेश्चन आपको करना है ABCD और E वाले बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ पर बात करो। हिंट क्या बता रहा हूं, आप क्या करो, एक एक बार सारे बॉन्ड तोड़कर देख लो, रेडिकल के रूप में पांचों हाइड्रोजन एटम एक एक बार बाहर निकाल दो। जैसे एक बार HA डॉट, एक बार HB डॉट, एक बार HC डॉट, एक बार HD डॉट और एक बार HE डॉट। जब आप इन बॉन्ड को होमोलिटिकली तोड़कर रेडिकल बनाओगे तो उन रेडिकल की स्टेबिलिटी कंपेयर करो। जितना स्टेबल रेडिकल आ रहा है उतना ही आसानी से क्या होगा, CH बॉन्ड टूट जाएगा। अब अगर डायरेक्ट करने की कोशिश करूं तो 3 डिग्री बेंजाइलिक पोजीशन है, सबसे स्टेबल रेडिकल HB के जाने पर आएगा। HB अगर अपन ने बाहर निकाल दिया तो अपने पास रेडिकल जो मिलने वाला है दैट इज C डॉट CH2 CH3 और CH3, दो तरफ से प्लस H और एक तरफ से प्लस R। करो एक बार अटेम्प्ट करो, इसको है ना 104 कर लेना बेटा, है ना
डाटा को 104, 92 माइनस 104, तो 12 किलो जूल पर मोल क्या होगी इसकी हाइपर कॉन्जुगेटिव एनर्जी होगी। अब सबसे स्टेबल रेडिकल HB पे आ रहा है। HA पे रेडिकल कौन सा आएगा ये देखो, CH, CH2 डॉट, CH2 CH3, फिर यहाँ पर HC गया तो CH, CH डॉट, CH2 और CH3, देन वी हैव HD बाहर जाएगा तो CH, CH2, CH2 डॉट और CH3, और HE बाहर गया तो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल बनेगा जब अपने पास यहाँ पर आएगा रेडिकल। ये बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा। क्यों स्ट्रांग होगा? क्योंकि कार्बन एटम का sp2 और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है, तो स्ट्रांग बॉन्ड है। ये चीज़ ध्यान रखना कि डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे फिनाइल रेडिकल भी अनस्टेबल होता है। फिनाइल और विनाइल रेडिकल्स आर हाईली अनस्टेबल। यहाँ पर ये डॉट कौन से ऑर्बिटल में आएगा? sp2 में। ये अपने लिए कैसा होता है? अनस्टेबल। CH2 डबल बॉन्ड CH डॉट, यहाँ पर ये कौन से ऑर्बिटल में होगा? sp2 में, यह अनस्टेबल। HC ट्रिपल बॉन्ड C डॉट, ये कभी नहीं बना सकते, ये हाईली अनस्टेबल है अपने लिए। और वैसे ही यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो चाहे कैटायन हो, पॉजिटिव चार्ज हो, कैटायन हो या रेडिकल हो, तो ये चीज़ क्या होगी? अनस्टेबल होगी। तीनों स्पीशी विनाइल फिनाइल वाली। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होगा? HE वाला होगा। फिर यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन एटम कितने नजर आ रहे हैं? 2। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन एटम कितने नजर आ रहे हैं? 4, 3 इधर और 1 इधर। यहाँ तो रेजोनेंस नजर आ रहा है और दो तरफ से अल्फा हाइड्रोजन एटम सबसे ज्यादा स्टेबल, जबकि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन एटम कितना नजर आ रहा है? 1। मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम मोर विल बी द स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा स्टेबल रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल की बात करूं तो बी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है। फिर अपने पास अल्फा हाइड्रोजन एटम 4 वाला कौन सा हो गया? C, फिर कौन सा हो गया? D, फिर कौन सा हो गया? A, और फिर कौन सा हो गया? E। तो अगर अपन CH बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो CH बॉन्ड एनर्जी का जो ऑर्डर है वो जस्ट अपोजिट आ जाएगा। HB से ज़्यादा HC, HD, फिर HA और फिर HE, ये ऑर्डर आ जाएगा अपने पास। ये बहुत खास क्वेश्चन बनता है CH बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो आपको करना क्या है, जब भी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पूछ ले CH की, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या करो? होमोलिटिकली तोड़ लो और रेडिकल बना लो, और उन रेडिकल्स की क्या करो? रिलेटिव स्टेबिलिटी देख लो। जितना स्टेबल रेडिकल बनेगा उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी उतनी कम देनी पड़ेगी, जितना अनस्टेबल रेडिकल मिलेगा उतनी ही उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। एक बार नोट कर लीजिए पूरा। तो यहां तक बात हो गई हमारे पास कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की और कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी की। अब किस पर बात करेंगे नेक्स्ट क्लास से? कार्बोएनाइन। और कार्बोएनाइन की स्टेबिलिटी डिस्कस करते ही कंटिन्यूसली अपन कंटिन्यूटी में एसिडिक स्ट्रेंथ स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।